हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में हर साल इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। अगर 3 की बात ना भी करो तो फिर भी चलो एक क्वेश्चन तो रहते ही हैं। पिछली बार भी मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि ये चैप्टर करके जाओ और क्वेश्चन आया भी इस चैप्टर से। आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को और इसके बेसिक कंसेप्ट को मैं सिखाऊंगा, साथ ही साथ कुछ एक दो क्वेश्चंस भी करवा दूंगा और बता दूंगा एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो एक स्टेटमेंट लिख रखा है मैंने कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक फैक्ट्स बताऊंगा, जिसके बाद उस कंसेप्ट को समझने के बाद ये स्टेटमेंट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले उस कंसेप्ट को हम देख लेते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिख रहे होंगे। देखो, कोई भी बिजनेस है, इस साइड जो आप देख रहे हो ये क्या है, बिजनेस हाउसेस हैं। कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, हर एक बिजनेस को अपने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अब कौन से सर ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो। मान लो आपने एक चेक इशू किया अपने कस्टमर के नाम पे, या फिर आपने कोई भी मशीन परचेज किया, मशीन खरीदा। तो आप जो मशीन खरीदोगे, अगर वो मशीन 50,000 का है, तो वहां पे ट्रांजैक्शन तो हुआ, पैसे की लेन देन तो हुई। तो उस ट्रांजैक्शन को हर एक बिजनेस को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसे अपना एक कैश बुक मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है सर। अब देखो, कैश बुक जो है हमारा वो डेबिट नेचर का होता है। ठीक। अब कैश बुक के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक, ये सब तो जानते हो ना, वैसे मैंने कैश बुक वाले वीडियो में बता रखा है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ये 3 टाइप्स के कॉलम होते हैं, मतलब 3 टाइप्स के कैश बुक होते हैं। अब बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मान लो जैसे कि आपने पैसा खर्च किया, अपने बैंक अकाउंट से पैसा कटवा लिया। सिंपल मैं समझाता हूं कि आपने एक चेक इशू किया, आपके कोई फ्रेंड होंगे, जैसे नाम दे देते हैं श्याम। आपने श्याम के नाम पे एक चेक इशू किया और आपने बोला जाओ भाई बैंक से चेक डिस्काउंट करवा लो, मतलब चेक क्लियर करवा लो। तो वो गए चेक लेकर बैंक और बैंक से उन्होंने क्लियर करवाया। तो ऑटोमेटिक अगर 8,000 का मान के चलते हैं, 8,000 का वो चेक है, बैलेंस चेक है उसका, तो वो 8,000 आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक। तो हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं अपने कैश बुक में। ये चीज क्लियर होगा। सिमिलरली, आप जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हो कि हमने एक चेक इशू किया और हमारे बैंक से 8,000 घट गया, तो सिमिलरली बैंक भी हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है और उस रिकॉर्ड का एक कॉपी हमें दे देता है, जिसे हम बोलते हैं पासबुक। आप अपने पेरेंट्स के देखते होगे पासबुक, अगर आपके पास है तो आप अपना भी देख सकते हो। उसमें क्या होता है, आपके हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला आपको कि जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस में, जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने कैश बुक में, सिमिलरली बैंक भी उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। अब ऐसा मत बोलना कि सर हमने कैश किसी कस्टमर को दे दिया या अपने फ्रेंड को दे दिया, तो वो मान्य नहीं होगा। हम यहाँ पे बैंक की बात कर रहे हैं। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो हम बैंक से संबंध में बात करेंगे, मतलब बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उससे बात करेंगे। पैसे जो निकल रहे हैं बैंक से, बैंक में जमा हो रहे हैं, उनके संदर्भ में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है। तो ये पासबुक का कॉपी हमें मिल जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हम अपने कैश बुक में सारा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं और वही सेम पासबुक में भी होता है, तो हम जब कभी मिलाते हैं, जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंटेंट समझते हो ना, जो हमारे बिजनेस के सारे रिकॉर्ड रखते हो, वो जब उस दोनों को मिलाते हैं तो उन्हें क्या होता है, उन्हें क्या पता चलता है कि हमारा जो पासबुक है कैश बुक से मिल नहीं रहा है। अब जो भी रीजन हो जिसकी वजह से वो दोनों नहीं मिल पा रहे हो, अब ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा पासबुक है। मान लो कि दोनों में 5,000 का डिफरेंस आ गया। तो ये 5,000 का डिफरेंस आया ही क्यों, क्या रीजंस थे और क्या एरर हो गए जिनकी वजह से ये डिफरेंस हमें देखने को मिल गया। उसी एरर को हम पता करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। जैसा कि यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, देयर मे बी अ सिचुएशन दैट बैंक ट्रांजैक्शन एज अपीयरिंग इन कैश बुक। कैश बुक में जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। वो जो बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, हो सकता है कभी कभी वो हमारे पासबुक से ना मिले,
आपके कैश बुक में अलग बैलेंस दिखे और पासबुक में अलग बैलेंस दिखे, तो वो क्या रीजन है, किसकी वजह से वो हो रहा है, उसी को पता करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्टेटमेंट देख लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट डिपॉजिटर्स प्रिपेयर्स टू फाइंड, एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड एनी डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट सर क्या है? देखो, पासबुक को ही बैंक स्टेटमेंट बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत करना। एनी डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट एंड बैलेंस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। और ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है सर? ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमारे कैश बुक है। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। देखो, होता क्या है, बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, वो बिजनेस अपने कैश बुक में मेंटेन करता है। कैश बुक होते हैं तीन टाइप के, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल में सिर्फ कैश होगा, डबल में क्या होता है, कैश और डिस्काउंट मान लो, ट्रिपल में कैश, बैंक और डिस्काउंट, तीन कॉलम हो जाता है। तो जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। तो सेम वही चीज होता है जब भी हमारे जो भी हमारे बैंक होते हैं, चाहे जो भी ब्रांच में आपने खुलवा रखा हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, जिस भी बैंक में आपने अपना अकाउंट खुलवा रखा है, सेम आपके बैंक भी आपके अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उस रिकॉर्ड का एक कॉपी आपको वो सौंप देते हैं पासबुक के नाम पे, जिसमें आपके बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा कैश बुक है, ये कैश बुक और ये हमारा पासबुक, इन दोनों में कभी ना कभी मिसमैच हो जाता है। तो उसी रीजन को पता करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। एक एग्जांपल से और समझा देता हूं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे देखो, एक है राम भाई साहब और एक है श्याम भाई साहब। राम ने श्याम को चेक इशू किया, कब? 1 सितंबर 2020 को। ठीक है, राम ने श्याम को एक चेक इशू किया 1 सितंबर 2020 को। चेक इशू करने से मेरा मतलब यह है कि मान लो राम ने क्या किया, श्याम को 8,000 का चेक दे दिया लिख के। चेक था, चेकबुक पे साइन कर दिया कि जाओ आप बैंक से जाके इस चेक को क्लियर करवा लो। अब श्याम भाई साहब थोड़े ठहरे आलसी, उन्हें चेक रिसीव हुआ 1 सितंबर 2020 को, लेकिन वो उस दिन बैंक नहीं गए, वो गए 5 सितंबर 2019 को चेक जमा करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे उनकी गलती थी। अब चाहे कोई भी बैंक हो, वो चेक को क्लियर करने के लिए, जो भी आपने चेक डिपॉजिट किया है, वो 1 से 3 दिन तक का टाइम पीरियड ले ही लेता है, चाहे जो भी बैंक हो। तो हम मान के चलते हैं बैंक ने 3 दिन का टाइम लिया और फाइनली जो इनका चेक था वो 8 सितंबर 2020 को जाकर क्लियर हुआ। यहाँ पे देख रहे हो, 1 अगस्त को, सॉरी 1 सितंबर को चेक इशू हुआ था, फाइनली 8 सितंबर को जाकर चेक क्लियर हुआ। 8 सितंबर को श्याम को पैसे मिले, श्याम के अकाउंट में पैसे जमा हुए, और वहीं 8 सितंबर को राम के अकाउंट से पैसे कट गए। हमने 8,000 का एग्जाम्पल लिया, राम ने 8,000 का चेक इशू किया था श्याम को, तो उसी के वजह से राम के अकाउंट से 8,000 निकाल दिए गए और श्याम के अकाउंट में 8,000 जमा कर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझाने से मेरा मतलब क्या है सर, जो हमने एग्जाम्पल दिया इससे मेरा ये मतलब है, ये टेबल देखो, 1 सितंबर 2020, 5 सितंबर और 8 सितंबर, ये इतना जो टाइम पीरियड लगा, इतने बीच में 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में जो हम कैश बुक बनाते थे, हम मतलब राम, जो राम ने कैश बुक बनाया था, कैश बुक जो भी राम ने मेंटेन किया था, उस कैश बुक में जो भी मिसमैच हुआ, राम ने तो 1 सितंबर को ही माइनस कर दिया होगा अपने कैश बुक से कि हाँ मेरे अकाउंट से 8,000 घट गए हैं। ठीक, लेकिन श्याम तो बैंक गया नहीं उस दिन, श्याम श्याम गया 3 दिन बाद बैंक। तो ये जो मिसमैच हुआ हमारे दोनों बुक्स में, कैश बुक में और पासबुक में, दोनों में मिसमैच हुआ इतने दिन के बीच में, लगभग 8 दिन के बीच में। इस मिसमैच होने का कारण क्या था, कैसे हमने कौन से ट्रांजैक्शन गलत दिन रिकॉर्ड कर लिए, उसी चीज को पता करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आई होप आपको अब जाकर पूरा क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सिंपली समझो, हम बिजनेस हाउस हैं, आप हो बैंक, या हम मान के चलते हैं आप मेरे स्टूडेंट हो, आप हो बिजनेस, मैं हूं बैंक। आप जो अपना कैश बुक मेंटेन कर रहे हो और मैं जो आपका पासबुक मेंटेन कर रहा हूं, इस कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आ गया, उस डिफरेंस को पता करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे इसके आगे का स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक, चलिए देख लेते हैं। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन को डीप में जाने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले समझाता हूं, देखो
आप हो राम, मैं आप ही का एग्जांपल दे रहा हूं। देखो बैंक रिकंसिलिएशन जब आप समझते हो ना, मतलब पढ़ते हो, तो आपको खुद को एज्यूम करना है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आप राम थे, आपने कैश बैंक में जमा करवा दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप हो बिजनेस, राम क्या है, एक बिजनेस है। तो बिजनेस अपने कैश बुक में क्या करेगा, सीबी मतलब कैश बुक। बिजनेस अपने कैश बुक में क्या करेगा कि वो तो सोचेगा कि हम आज बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, तो चलो हम अपने पासबुक में, सॉरी अपने कैश बुक में प्लस कर देते हैं, प्लस कर देंगे, अपने कैश बुक में बढ़ा देंगे। 8,000 हम रुपए जाके जमा किए, तो हम अपने कैश बुक में प्लस कर देंगे 8,000, ठीक है। एसेट्स यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, कैश है तो आपके लिए वो एसेट ही होगा ना। आप कौन हो, बिजनेस। तो जो भी देखो बिजनेस में जितने भी जब हमारे एसेट्स बढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेबिट। ये चीज मालूम होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं ये सब। जब भी बिजनेस में असेट्स बढ़ते हैं तो हम करते हैं डेबिट, कम होता है तो करते हैं क्रेडिट, ठीक। आपने कैश बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाया, वो आपके लिए एसेट था, लेकिन बैंक के लिए वो पैसा लाइबिलिटी था। क्यों सर, लाइबिलिटी इसलिए था, क्या आप पूरे जिंदगी भर वो पैसा बैंक में छोड़ दोगे, नहीं ना कभी तो वो बैंक से आप पैसा निकाल ही लोगे। तो वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है, उधारी है। तो बैंक क्या करेगा, उस पैसे को क्रेडिट करेगा, ठीक, समझ लेना यहीं पे। तो इस समझाने का, इससे मेरा ये मतलब है कि कैश बुक जो होता है वो डेबिट नेचर का होता है, दिमाग में नोट कर लो, डेबिट नेचर का होता है, और पासबुक हमारा क्रेडिट नेचर का होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, जितने भी बिजनेस में कैश जमा होते हैं, बढ़ते हैं कैश, तो वो हमारा एसेट्स होता है, उसे हम डेबिट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रीन कलर से जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे कैश बुक इज डेबिटेड, कैश बुक डेबिट हो रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कैश बुक होता है हमारा डेबिट नेचर का। जब कैश बुक डेबिट हो रहा है तो हम क्या समझेंगे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है ना, ऊपर मैंने आपको समझाया अभी। तो जब भी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है तो प्लस होता है। वहीं हम अगर बात करें पासबुक की, अगर आप सुनते हो, चलो ये नहीं, यहां से डायरेक्ट समझाता हूं इस जगह पे। अगर आप सुनते हो कैश बुक इज क्रेडिट, कैश बुक क्रेडिट हो गया है, तो इसका क्या मतलब है, बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया है। कैश बुक अगर डेबिट हो रहा है तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, अगर कैश बुक क्रेडिट हो रहा है तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है सर। अगर आप सुनते हो कि पासबुक इज क्रेडिटेड, अगर पासबुक क्रेडिट होता है, पासबुक का नेचर होता है क्रेडिट, मैंने ऊपर समझाया आपको, पासबुक का नेचर होता है जब क्रेडिट, तो इसका मतलब है बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। अगर पासबुक डेबिट हो रहा है तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज समझाता हूं। अगर मान लो आपके बैंक से कभी कभी मैसेज आता होगा, देखते होगे कि योर अकाउंट इज डेबिटेड विथ ₹500। यहाँ पे डेबिटेड से मेरा क्या मतलब है, मतलब बैंक का क्या मतलब है कि आपके अकाउंट से 50 रुपया, 500 रुपया काट लिया गया है, ठीक है। वहीं मान लो अगर आप कोई डिपॉजिट करवाते हो, आपको पैसे मिलते हैं, तो आपको क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ ₹500। ऐसा मैसेज आता है ना, तो लॉजिकल सोचो कि क्या कहने का यहाँ पे मेरा मतलब है। तो ये चीज ध्यान में रखना। समराइज कर देता हूं इसे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। यहाँ पे देखो समरी, यहाँ पे अगर पासबुक क्रेडिट हो रहा है तो मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, पासबुक अगर डेबिट हो रहा है तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है। अगर कैश बुक क्रेडिट होगा तो बैंक बैलेंस घटेगा, अगर कैश बुक डेबिट होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आई होप आपको अभी तक इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन खत्म। कुछ नहीं है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले जानेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते कैसे हैं, हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे फर्स्ट स्टेप है, आपको ध्यान से सुनना है कि इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, अगर क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, मैं हाइलाइटर ले लूं या छोड़ो, चलो रहने दो। इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें बैलेंस एज पर पासबुक फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है तो हम क्या ढूंढेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, फाइनली कैलकुलेट करना होगा। अगर मान लो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक, तब हमें क्या निकालना होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, जस्ट अपोजिट। सिंपल समझो कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो बैलेंस एज पर पासबुक निकालेंगे, अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो बैलेंस एज पर कैश बुक निकालेंगे। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप, अगर ये दोनों स्टेप क्लियरली समझ जाते हो तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट खत्म। जिसका भी बैलेंस दिया हो हम उन्हीं में चेंज करेंगे,
क्या है सर ये? देखो, जिसका भी बैलेंस दिया हो, इससे मेरा ये मतलब है बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो हम जो भी चेंजेस होंगे, जो भी हमें चेंज करना होगा, अब दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है पासबुक और कैश बुक में, तो उसे सही तो करना होगा ना। तो क्वेश्चन में जिसका भी बैलेंस दिया हुआ होगा हम उसी में चेंज करेंगे। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक के ट्रांजेक्शन में ही हम चेंज करेंगे, अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक के ट्रांजेक्शन में ही हम चेंज कर रहे होंगे। ठीक, तो अब इसे हम क्वेश्चन से समझेंगे और एक मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे फर्स्ट हमने स्टेप पढ़ा था कि जिसका भी बैलेंस दिया हुआ हो हम उसमें चेंजेस करेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में देखो किसका बैलेंस दिया हुआ है, 2013 द पासबुक ऑफ मित्रा, मित्रा का पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 2,16,000। क्रेडिट बैलेंस जानते हो कि पासबुक का नेचर होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम क्लियरली समझ गए कि बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो जिसका भी बैलेंस दिया हुआ रहेगा हम उसके अपोजिट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। इतना क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब देखो, मैं आपको एक रफ नोट बनाने के लिए बोलूंगा जो कि एज अ ट्रिक है। यहाँ पे बनाता हूं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप एक रफ नोट तैयार करोगे, एक कॉलम टाइप का तैयार कर लोगे। इधर लिखोगे कैश बुक, इधर लिखोगे पासबुक, सीबी और पीबी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको एज्यूम कर लेना है कि आप हो बिजनेस, मैं हूं बैंक, मैं आपका टीचर हूं वैसे, लेकिन मैं अभी फिलहाल बैंक हूं, आप हो बिजनेस। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट पर हो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय 31 मार्च। आप बिजनेस हो, आप बैंक गए, बैंक में 1,08,150 का चेक जमा करवा दिए, लेकिन आपको क्या पता चला कि वो 1,08,150 अभी तक मेरे अकाउंट में डिपॉजिट ही नहीं हुआ है। ठीक, तो ये जो मैंने ऊपर आपको भी यहाँ पे चार्ट बनवा रखा है, तो आप हो बिजनेस, आप जल्दी से क्या करोगे, उस दिन सबसे पहले जैसे ही आप बैंक में जमा करवा के आओगे, आप अपने कैश बुक में फटाक से प्लस कर लोगे कि हम आज बैंक में 1,08,150 रुपया जमा करवा के आए। ठीक है, उसीलिए हमें अपने आप प्लस में दिखा दिए, लेकिन पासबुक में तो अभी भी वो माइनस में है क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ है। तो हमने क्या देखा था, हमारा दूसरा स्टेटमेंट ये देखो, ये क्या है, जिसका भी बैलेंस दिया हो हम उन्हीं में चेंजेस करेंगे। क्वेश्चन में किसका बैलेंस दिया है सर, क्वेश्चन में तो पासबुक का बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक, तो जो भी चेंजेस होंगे हम वो पासबुक में करेंगे। जो यहाँ पे 1,08,150 का मिसमैच हो रहा है, इसको सही करने के लिए हम पासबुक में चेंजेस करेंगे। ठीक, तो अब जो 1,08,150 का मिसमैच हुआ है, इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पासबुक में प्लस कर देंगे, कितने से, 1,08,150 से। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ, दूसरा एग्जांपल देके बताऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन आप एक बार देख लो, तब थोड़ा सा कहीं क्लियर हो जाए आपका। यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, 2,16,000 दिया हुआ है। चेक डिपॉजिटेड, आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक वालों ने कलेक्ट ही नहीं किया, तो हमने क्या बोला था आपको, ऐड कर देना है, ऐड किए ना, 1,08,150। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट समझते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, चेक इशूड बाय मित्रा बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2013। इशू किया आपने, डिपॉजिट और इशू में फर्क समझना। डिपॉजिट का मतलब होता है आप बैंक गए, बैंक में जमा करवा दिए, उससे आपका बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन जब आप चेक इशू कर रहे हो तो आपके बैलेंस तो घटेंगे। आपने 26,000 का चेक इशू किया किसी पेमेंट पर्पस के लिए, लेकिन जब मान लो आप जब चेक इशू कर रहे हो तो आप अपने कैश बुक में क्या करोगे, आप अपने कैश बुक में माइनस दिखा दोगे, करोगे ना कि हाँ मेरे अकाउंट से 26,000 निकलने वाला है तो चलो माइनस कर देते हैं, लेकिन वो आपके बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मतलब पहुंचा ही नहीं, जिसको भी आपने चेक दिया होगा वो चेक चेक लेकर गया ही नहीं, तो बैंक में तो अभी भी वो प्लस में है, प्लस में है ना। तो इस मिसमैच को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्लस को माइनस कर देंगे, 26,000 माइनस कर देंगे। सॉल्यूशन देख लो, क्लियर हो जाएगा। देखो माइनस में देखना, यहाँ पे ऐड है तो यहाँ लेस है, लेस में देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक आपने इशू किया 26,000 का लेकिन पेमेंट के लिए गया ही नहीं, तो आप क्या करोगे, बैलेंस को बराबर करने के लिए माइनस कर दोगे,
आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। यहां देखो तीसरा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ मित्रा बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने देखो इंश्योरेंस ले रखा है, तो इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो उस पर प्रीमियम पे करते हैं। तो जो ये मित्रा भाई साहब थे वो बोले कि मैं देखो प्रीमियम बार बार जाके पे नहीं कर पाऊंगा, मैं ये काम अपने बैंक को सौंप रहा हूं कि मेरा बैंक जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता रहेगा उस इंश्योरेंस कंपनी को मेरे बिहाफ पे, मतलब मेरे अधिकार पे, कि मैंने अपना अधिकार बैंक को दे दिया है कि आप जब भी हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने का टाइम आए, आप वो इंश्योरेंस प्रीमियम उस कंपनी को पे कर देना। ठीक, तो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो यहाँ पे आपने बैंक को बोल दिया कि बैंक जाओ मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर दो। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, 52,075 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। तो हमने बोला था आपको एक रफ बना लो, पीबी और सीबी। तो बैंक ने पासबुक में क्या किया होगा, 52,000 माइनस कर दिया होगा। लेकिन ये बात तो आपको पता नहीं है कि आपके अकाउंट से 52,000 रुपया कटा है। तो अब ये रीजन मत देना कि सर फोन पे मैसेज आ गया, ये वो पढ़ाई कर रहे हो तो उन सबको ज्यादा साइड कर दो कि मैसेज आ गया बैंक से, स्टेटमेंट आ गया, ये सब। ठीक है, तो अभी मानकर चलना है कि हमें पता नहीं है कि हमारे बैंक से 52,000 रुपया, अब हम जब अपडेट करवाने के लिए जाएंगे पासबुक तभी ना हमको पता चलेगा कि मेरे बैंक से 52,000 रुपया कट चुका है अकाउंट से। तो बैंक ने पासबुक में माइनस कर दिया, लेकिन ये चीज आपको पता नहीं है, अभी भी ये चीज आपके कैशबुक में प्लस में ही है। तो आप सिंपली क्या करोगे, हमने पढ़ा कि जिसका बैलेंस दिया हो उसमें चेंज कर देंगे। क्वेश्चन में किसका बैलेंस दिया है, पासबुक का, तो पासबुक में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसे बैलेंस करने के लिए। तो अब देखना सॉल्यूशन में, यहाँ पे देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था। सॉरी मैंने गलत अमाउंट शायद देख लिया, 750 का अमाउंट था, तो बैंक ने उसे आपने प्लस कर दिया अपने पासबुक में। अच्छा ये था कमीशन वाला, शायद देखो मिसमैच हो गया है यहाँ पे अमाउंट में भी, ये ऊपर का था और ये 52,000 नीचे का था कमीशन वाले में। अब आ गया सर कमीशन चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने कमीशन चार्ज कर लिया अपना कमीशन, बैंक ने आपके पासबुक में क्या किया होगा, माइनस कर दिया होगा। सॉरी इधर है हमारा, हाँ ये रहा, इधर माइनस कर दिया होगा पासबुक में कि हम अपना कमीशन काट लिए तुम्हारे अकाउंट से। लेकिन ये चीज आपको पता नहीं, अभी भी आपके अकाउंट में प्लस में ही है। तो आप सिंपली क्या करोगे, बैलेंस करने के लिए पासबुक में इसे प्लस कर दोगे। देख लेंगे आगे भी। फिर आगे देख लो कि इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ मित्रा बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो मान के चलो आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पे आपको इंटरेस्ट मिला, बैंक को इंटरेस्ट मिला, तो बैंक में ऑटोमेटिक वो जमा हो गया। तो बैंक ने क्या किया होगा, आपके पासबुक में प्लस कर दिया होगा। लेकिन ये चीज आपको पता नहीं है, तो आपके कैश बुक में अभी भी माइनस है। यहाँ देखो लिखा है ना कि कैश बुक में अभी भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ये कैश बुक में अभी भी माइनस में है। तो यहाँ पे तो मिसमैच हो जाएगा, तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, हम पासबुक में माइनस कर देंगे। ठीक, इसे हम देख लेते हैं अब यहाँ पे। देखो सबसे पहले 52,075 का देख लो, और ये जो इंटरेस्ट मैंने बोला था बॉन्ड्स वाला ये लेस हुआ, मैंने माइनस करने को बोला था, तो माइनस हम 25,000 कर दिए। ठीक, तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस। क्या सर ऐसे आएंगे एंट्रेंस में क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको एमसीक्यू दिया रहेगा, इसी किसी में से कोई एक एडजस्टमेंट दे देगा, पूरा फुल फ्लेजेड नहीं देगा, कोई एक एडजस्टमेंट दे देगा। तो उसी के बेसिस पे आपसे पूछ देगा क्या होगा, प्लस मतलब प्लस और माइनस मत यूज करना, ऐड होगा, लेस होगा, ठीक है, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये चीज का आप ध्यान रखना, क्वेश्चंस कुछ दे दूंगा, इस पे प्रैक्टिस कर लेना। खत्म करते हैं इस वीडियो को। देखो हाँ लास्ट में एक बार बोल देता हूं, वो चार्ट बनाना मत भूलना कि इधर कैश बुक है इधर पासबुक है। अगर आप जमा कर रहे हो, जमा कर रहे हो, आपके पास पैसे आ रहे हैं, अगर कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया मतलब प्लस, पासबुक में नहीं रिकॉर्ड किया तो माइनस। ठीक है, समझा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।